वेलकम टू श्रेयस CGS। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर करवा दिए हैं। ये चैप्टर 5 है। ठीक है। आज मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊँगा। लास्ट 4 चैप्टर अगर आपने देखे हैं तो अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फोर्स समझते हैं पहले फोर्स होता क्या है। फोर्स बोलते किसको है। कभी भी आप किसी चीज़ को पुश या पुल कर रहे हैं ना, कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको पुश या पुल कर रहे हैं तो उसको फोर्स कहा जाता है। ठीक है, उसको बल बोलते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। एक वस्तु पर लगने वाला धक्का या खींच है जो किसी अन्य वस्तु के साथ संपर्क से उत्पन्न हो। यानी कि ये कोई बॉक्स है, अगर आप इसको धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं तो आपके संपर्क से जो इसमें खिंचाव या मोमेंट उत्पन्न हो रहा है उसी को बल बोलते हैं। समझ में आ गया? बल क्या है? मतलब नॉर्मल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो बल है। ठीक है? अब बल का फॉर्मूला होता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है? ये याद रखना। इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है। सीजीएस जो होता है वो होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें याद रखना। और जो हमारा फोर्स है वो 2 टाइप की है। ठीक है? एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड। एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। ठीक है? तो इनको देखते हैं। पहले आपको फोर्स समझ में आ गया। नॉर्मली किसी चीज़ को धक्का देना या फिर खींचना वो बल है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और ये भी पूछ लेता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है? अब हमने क्या जाना? फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक बैलेंस फोर्स संतुलित बल होता है, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स असंतुलित बल होता है। अब बैलेंस फोर्स देखते हैं। बैलेंस फोर्स संतुलित बल क्या है? संतुलित बल उसको बोलते हैं, मान लो ये कोई बॉक्स है। ठीक है? अगर आप इसमें दोनों तरफ से इधर से भी 5 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो क्या है बॉक्स में कोई मूवमेंट होगा? अगर दोनों तरफ से सेम बल लग रहा है तो दोनों एक-दूसरे को कैंसल कर देंगे तो ये बॉक्स यहीं का यहीं रह जाएगा। ठीक है? इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। वही चीज़ बोला है, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट एन ऑब्जेक्ट देयर इज़ नो नेट फोर्स हेंस नो एक्सेलरेशन। मतलब कि उसमें कोई नेट फोर्स नहीं नहीं होगा, ना ही उसमें कोई मूवमेंट होगा, ना ही कोई एक्सेलरेशन, यानी कि आगे-पीछे कुछ नहीं होगा। उसे बैलेंस फोर्स बोलते हैं, यानी कि जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स इधर लगा। ये क्या हो गया? आपस में कैंसल हो गए। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स इसका अपोजिट होगा। ये देखते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है? इधर आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो और इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हो। तो इस साइड आपका ज़्यादा बल है, इस साइड आपका ज़्यादा फोर्स है, तो ये बॉक्स इस साइड की ओर खिसकेगा। ठीक है? तो यानी कि इसमें कोई मोमेंट और मोशन होगा। तो वही चीज़ है, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर अनइक्वल, यानी कि अनइक्वल है, ये 10 है, ये 5 है, कॉजिंग एक्सेलरेशन और चेंज इन मोशन। इसके कारण क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन होगा और इसका मोशन में बदलाव होगा। उसे ही अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है? पता चल गया बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, दोनों हो गए। उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के कितने नियम थे मोशन के? न्यूटन्स लॉ ऑफ 3 नियम थे। कितने? 3। चलिए तीनों नियम को हम जानते हैं। एक और चीज़ जान लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये जो न्यूटन के गति के नियम है ना, वो सबसे पहले प्रिंसिपिया बुक में लिखी गई थी। कब? 1687 में। ठीक है? ये याद रखना। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नियम है। ठीक है? अब जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो देख लेते हैं। 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या-क्या है? ये है न्यूटन का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। बोलने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या फिर कोई मोशन में है, तो वो उसी चीज़ में रहना, अगर कोई स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कोई उस पे बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है? ये इसकी बात कर रही है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब जड़त्व किसको बोलते हैं? जड़त्व यानी कि इनर्शिया। इनर्शिया किसको बोलते हैं? जो हमारे मोमेंट है ना, यानी कि रेस्ट
या मोशन को जो अपोज करता है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया क्या है समझ में आ गया। अब जो हमारा इनर्शिया का नियम है यानी कि जड़त्व का जो नियम है वो इसको दो बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया दो है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, दो चीज़ें हैं। इसको अच्छे से बता देता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, दो चीज़ें। इसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है हमारा, उसके एग्जांपल्स कैसे समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या क्या है देख लो। जैसे दड़ी या कपड़े का झाड़ना, जब दरी या कपड़े को आप झाड़ते हो तो उससे धूल निकलता है ना, तो जो धूल निकलता है वो उस पे रेस्ट पे होता है। लेकिन जब दरी और कपड़े को झाड़ते हैं तो वो मोशन में आता है, तो जो धूल है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो वो बाहर जाता है। ठीक है, दूसरा आप मान सकते हो कि गाड़ी का चलना। जब आप गाड़ी में बैठे होगे, गाड़ी का चलना बोल सकते हो। गाड़ी के चलने से जो उसमें लोग बैठे हुए होते हैं तो वो अचानक से पीछे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, लोगों का पीछे की ओर आना। ठीक है, झटके से पीछे की ओर आता है ना, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। ठीक है, एक तीसरा और बोल सकते हैं, पेड़ हिलाने पे फलों का गिरना। जैसे पेड़ आप हिला रहे हो तो फल क्यों गिर जाते हैं? उसका कोई तो रीज़न होगा। तो यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसमें क्या होता है, जो फल होता है ना, जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। जब आप अ, पेड़ों को हिलाते हैं तो पेड़ तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो फल है वो उसी रेस्ट में रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, वो टूट के गिर जाते हैं। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल है? उसमें क्या देखा था आपने, जब गाड़ी चल रही थी तो आपकी बॉडी पीछे आ जा रही थी, मतलब आप जब रेस्ट में थे अचानक से गाड़ी मोशन में आ रही थी तो आपको झटका लग रहा था। इसमें इसका अपोजिट होता है, गाड़ी के रुकने पे, गाड़ी के रुकने पर बॉडी का आगे की ओर झुकना। ठीक है, बॉडी का आगे की ओर झुकना। और क्या हो सकता है, बताओ सोचो। अब जो ट्रेन से आपने उतरते हुए देखा होगा ना लोगों को, जब ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन से उतरने पे पर प्लेटफॉर्म पे दौड़ना। रीज़न है ना, अब जब चलती ट्रेन, जो ट्रेन चल रही है, अगर आप उसमें से दौड़ के उतर रहे हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी मोशन में है। अगर कूदते ही अगर आप रुक जाओगे तो आप गिर जाओगे। इसलिए ट्रेन से उतरते टाइम हमें दौड़ना चाहिए, अपने बॉडी को मोशन में ही रखना चाहिए और धीरे धीरे रुकना चाहिए। ठीक है, और जैसे आप बोल सकते हो जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एथलीट्स एथलीट्स का क्या होता है, एथलीट का लंबी छलांग लगाने से पहले दौड़ना। छलांग लगाने से पहले दौड़ना। क्यों दौड़ते हैं, ताकि क्या हो, वो मोशन में रहे। ठीक है, उनको क्या होता है, बॉडी उसके मोशन में आ जाता है, उसके बाद वो छलांग लगाते हैं तो कुछ देर तक उनकी बॉडी मोशन में ही रहती है और जाके बालू पे गिरते हैं या फिर जो मिट्टी खोदी हुई होती है उस पे गिरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उनका बॉडी अचानक से रेस्ट में नहीं आता। अगर अचानक से रेस्ट में आए तो उनको चोट लग सकती है। ठीक है, इसलिए उनकी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आती है। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है, तो हमारा जो पहला नियम हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम।
अब इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बता दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? देखिए न्यूटन सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि इससे हमें सूत्र प्राप्त होता है, जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है हमसे कि जो बल का सूत्र होता है वो न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो वो सेकंड लॉ से प्राप्त होता है। अब इसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कैसे कहते हैं? तो देखो पढ़ो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट एंड इट्स मास। जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके मास और उस पे जो फोर्स लग रहा है उस पे। ठीक है? तो ये भी पूछ सकता है आपके न्यूटन सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है? दो क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। दूसरे लॉ को अगर पूछा तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी सेकंड लॉ को बोलते हैं। और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ था? बल का सूत्र हमें किस नियम से प्राप्त हुआ था? न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त हुआ था। दो चीज़ें पता चल गई आपको, एक सेकंड लॉ से सूत्र मिला, दूसरा क्या होता है? इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है? ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम पे चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ये तो पता ही होगा आपको, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी आप एक्शन कर रहे हो तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। जैसे अगर आप दीवार पे जोर से चोट लगाओगे, सर हाथ मारोगे, तो अगर आप दीवार पे मारो तो चोट आपके हाथ में भी लग रहा है। जितने तेज आप दीवार पे मारोगे उतनी तेज आपके हाथ में चोट लगेगा। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, जब आप बंदूक चलाते हो तो उसका झटका लगना। ठीक है? दूसरा, जब आप नाव पे उतरते हो ना, तो नाव के ऊपर बल लगना। देखना आप कभी नाव से उतरोगे तो देखना नाव पे भी फोर्स लगता है और नाव पे भी बल लगाती है। ठीक है? दोनों होता है। ये चीज़ें हो गई। 3 नियम तो हमें पता चल गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहले का जड़त्व का नियम, दूसरे को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, और तीसरा एक्शन रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो तीनों नियम हमें पता चल गए। अब देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का हिंदी क्या होता है? संवेग। संवेग किसको बोलते हैं? संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसकी वेग का गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मान लो एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है और उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका संवेग बताओ। तो नॉर्मल है, p बराबर क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान दिया हुआ मास 50 इंटू उसकी वेलोसिटी दी हुई है 10, तो कितना हो जाएगा? संवेग हो जाएगा 500। इसका यूनिट क्या होता है? तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। तो ये याद रखना। ये हो गया मोमेंटम आपका। क्या हो गया? संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी वेग का गुणनफल। ठीक है? चलिए अब समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर कहीं से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में होगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना ही नष्ट की जाती है। सेम ऐसा ही है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अब क्या होता है, अभी पिछले साल प्रीवियस ईयर वाले में पूछा गया था, ऐसे ही दे दिया गया था, और कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। इन ए क्लोज्ड सिस्टम द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि अगर अगर किसी क्लोज सिस्टम में कोई चीज़ चल रही है, उसका कोई मोमेंटम है, और अगर उस पे कोई एक्सटर्नल बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की मतलब मान लो ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है? इसमें कोई चीज़ है, उसमें कोई मोमेंटम है। ठीक है? उसकी कुछ मास या वेलोसिटी कुछ रह गई, लेकिन अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी, एयर फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है ना, वो भी, तो क्या है, वो उसी मोमेंटम में बना रहेगा। ठीक है? रिमेन्स कांस्टेंट। उसका जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी मोमेंटम में बना रहेगा। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब क्या होता है सेकंड चीज़, अगर कोई दो चीज़ का कॉलिजन हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये इधर से एक गाड़ी आ रही है, इधर से एक गाड़ी आ रही है,
तो अगर दो चीज़ का टकराव होगा, अगर दो चीज़ आपस में लड़ेंगे, तो लड़ने के पहले का कोलिजन के पहले का संवेग, कोलिजन के पहले का संवेग और कोलिजन के बाद का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कोलिजन के पहले का संवेग और कोलिजन के बाद का संवेग बराबर होगा। ठीक है, ये जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास पे, एक वेलोसिटी पे। तो आपको पता है द्रव्यमान तो कहीं चेंज नहीं होता, द्रव्यमान जो है वही रहेगा, लेकिन आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। मान लो इसका अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई कार है, मान लो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है, तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी कम कर दी जाती है तो उसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि किसी का मोमेंटम पहले जितना है, अगर उसकी वेलोसिटी में 9 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, 9 गुना बढ़ा दिया, तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो मोमेंटम भी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना। ये मोमेंटम का हो गया। अब आपको एक चीज़ बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो क्लोज सिस्टम है, ये याद रखने के लिए, क्लोज सिस्टम में क्या है, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसका संवेग स्थिर रहेगा। और दूसरा क्या है, जब भी दो चीज़ों का कॉलिजन होता है, आपस में लड़ते हैं, तो उसके पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होगा, दोनों का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। इसे क्वेश्चन पूछता कैसे, कोई 4 kg का बंदूक है, ठीक है, 4 kg का बंदूक है और उसमें गोली मान लो 20 ग्राम की गोली है, गोली है और वह 300 मीटर पर सेकंड से निकलती है। तो गन का रिकॉइल स्पीड बताओ, रिकॉइल वेलोसिटी। तो आपको क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से दोनों का संवेग बराबर होगा, P1 बराबर P2, यानी कि M1V1 बराबर M2V2। बंदूक का मास कितना दिया है, 4, उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, लेकिन जो गोली है उसकी मास दे दिया है 20 ग्राम। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें को 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड दे दो, 1000 से डिवाइड देंगे। अब क्या करेंगे, जो दूसरी वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपकी, 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब काटो, तीनों जीरो कट जाएगा, दो इधर से एक इधर से। ठीक है, अब दो से ये दो कट जाएगा, तो V1 क्या आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा उसका रिकॉयल स्पीड, यानी कि इतनी वेलोसिटी से वो आपके कंधे पे झटका देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर एक और क्वेश्चन करना चाहो तो एक और करवा देता हूँ। एक 500 kg का तोप 10 मीटर पर सेकंड से पीछे हटता है, तो 20 kg गोले का वेलोसिटी बताओ। यानी कि जो गोला उससे निकला है उसका वेलोसिटी पूछ रहा है, वो किस स्पीड से निकला है। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसमें, P1 इज इक्वल टू P2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 क्या है, 500 kg दिया हुआ है, उसका V1 क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो दोनों kg में दिया हुआ है, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब M2 क्या हो जाएगा, 20 इंटू वेलोसिटी हमको पता नहीं है, यही तो निकालनी है। तो देखो ये यहाँ ऐसे कट जाएगा, दो से क्या हो जाएगा, 250 बार में। तुम्हारा V2 क्या निकल गया, 250 मीटर पर सेकंड। ये निकल गया क्या हमारा, जो गोला जाएगा उसकी स्पीड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया, संवेग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज़ संवेग में पूछ लिया जाता है कि मान लो जब गोले चिपक जाते हैं, जब इधर से भी एक गोला आया, इधर से भी एक गोला आया, दोनों चिपक गए,
और तीसरे का मोमेंटम पूछता है, तो जो दोनों मिला के एक गोला बना उसका मोमेंटम क्या होगा? तो उसका बनता है जो P1 इसका मोमेंटम है प्लस P2, इन दोनों का ये P1 है ये P2 है, इन लोगों को मिला के जो फाइनल मोमेंटम बनेगा ये होगा P3। तो ऐसे करके हम इसको करेंगे, ऐसे ही इसका पूछेगा नहीं इतना घुमा के, बस इतना याद रखना। अगर दो गोले, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर दो गोले मिल रहे हैं, दो गोले आपस में आकर टकरा रहे हैं और एक साथ चिपक जा रहे हैं, तो फिर वो मोमेंटम किसका होगा? तो समझ जाना कि वो एक तीसरा मोमेंटम अलग बनेगा, ऐसा नहीं कि P1 इज इक्वल टू P2 होगा। ठीक है, दोनों का मिला के एक तीसरा गोला बनेगा, उसका होगा मोमेंटम P3। समझ में आ गया? मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया। अब इम्पल्स किसको बोलते हैं? इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ओवर ए टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी कि आवेग वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु के संवेग में होता है जब उस पर किसी समय अंतराल पे बल लगाया जाता है। यानी कि जैसे कि आवेग का मतलब एक चीज़ आप समझ लेना, चोट लगना। क्या? चोट लगना। कोई भी आप पे बल लगाया जाता है, बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया जाए, उसको आवेग बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होता है? ये चेंज इन मोमेंटम इसलिए बोला गया है, अभी मैं आपको बता दूंगा चेंज इन मोमेंटम कैसा होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब बल का क्या फॉर्मूला होता है? बल का बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये टाइम मल्टीप्लाई है। ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई है। अब मास तो हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम जो पहले का था, तो ये टी कट गया, तो अब क्या हो गया? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो एम बी किसका है? एम बी मोमेंटम का है, ये चेंज है। ठीक है, तो एम बी किसका है? मोमेंटम का है। देखिए कहाँ से आया ये परिभाषा? तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोला जाता है? इम्पल्स। दो चीज़ याद रखना, एक चेंज इन मोमेंटम को, एक चेंज इन मोमेंटम, उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और दूसरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको बोलते हैं बल। तो ये चीज़ें याद रखना। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आता है, इसको प्रूफ कर दूंगा मैं, इधर देख लो। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स कैसे होगा ये बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं? यानी कि P2 माइनस P1 बाई टाइम। ठीक है, अब P2 को क्या होगा? M V2 माइनस M V1। मास सेम रहेगा क्योंकि उसी चीज़ का हम चेंज इन मोमेंटम मतलब कि कोई एक वस्तु है, उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसका मास सेम रहेगा। ठीक है, दो चीज़ों का मोमेंटम नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक का। ठीक है, तो मास वही रहेगा बाय टाइम। ठीक है, अब M कॉमन आ जाएगा, V2 माइनस V1 बाई टाइम। तो अब देखो, ये चेंज इन वेलोसिटी, V2 माइनस V1 क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर आपने मोशन का चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना एक्सेलरेशन का क्या होता है। तो M इंटू ए हो गया, ये आ गया। M इंटू ए किसका फॉर्मूला है? तो फोर्स का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ें याद रखना। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलेंगे? फोर्स, यानी कि बल। समझ में आ गया इम्पल्स? चलिए, मोमेंटम तो आपने देख लिया। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एम क्रॉस वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब देखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम का हिंदी लिख लो, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी इंटू आर। अब बोलोगे कि ये आर कहाँ से है? तो कोणीय संवेग मतलब कोई सर्कल पे अगर वो, उसमें कोई वेलोसिटी है, तो इसका जो रेडियस है ये मल्टीप्लाई होता है, इसी को बोलते हैं एल इज इक्वल टू एम बी आर। ठीक है, अब एम बी आर तो हो गया, अब इसमें एक चीज़ है, ये फॉर्मूला तो ठीक है, अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, अगर कोणीय संवेग में संवेग के संरक्षण का सिद्धांत का नियम पालन करना हो, तो अगर हम रेडियस को कम कर दे तो कैसे ये, क्या बढ़ाने पे ये बराबर होगा? जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? संवेग समान रहेगा, संवेग कैसे समान रहेगा?
अगर आप रेडियस को कम करोगे तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, L इज इक्वल टू मास 2 kg ले लो, वेलोसिटी वेलोसिटी 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड, रेडियस भी ले लो 10। ठीक है, तो अब किसी चीज़ को कम करोगे तो किसी चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा तभी। जैसे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 200। ठीक है, अब मान लो आपको ये रेडियस कम करना है। ठीक है, बोल दिया, तो आप क्या करोगे, 2 × 10 × मान लो 5 कर दिया। ठीक है, अब 5 कर दिया तो इसका क्या होगा, वैल्यू कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम में कंजर्वेशन, और मोमेंटम सेम रहता है। तो क्या करोगे, आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे। 2 × 10 × 2, मतलब कि इसको 10 की जगह 20 कर दोगे, इंटू जो 5 था। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब आपका ये 200 होगा। यानी कि अगर आप किसी को कम करोगे, रेडियस को कम कर रहे हो, तो आपको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये रेडियस और वेलोसिटी है, अगर आप रेडियस को कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के लिए। ये एंगुलर मोमेंटम में पूछा जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो आपका मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हम दो चीज़ें जानेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अभी केंद्रीय बल। ये केंद्रीय बल की जगह इधर लिख लेना, अभी केंद्रीय बल। ठीक है, अभी केंद्रीय बल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अंदर की ओर लगने वाला बल, अंदर की ओर लगने वाला बल। ठीक है, समझ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो बल अंदर की ओर लगता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ये सन है। ठीक है, अब क्या होता है, पृथ्वी इसके चारों तरफ रोटेट करती है, तो इसके अंदर की ओर खींचने वाला एक बल होता है, उसी से वो क्या होता है, पृथ्वी सन के चारों तरफ रोटेट करती है, उसी बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जैसे कोई मोड़ होता है ना, अब कोई टर्न होता है, मान लो ये टर्न है, तो इस टर्न पे कभी देखा होगा आपने, साइकिल जब टर्न करते हो तो इधर की ओर झुक जाते हो। क्यों झुक जाते हो, तो खिंचाव, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है वो। ठीक है, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे ये रोड है, अगर इस पे कार चल रही है। ठीक है, तो कार चल रही है तो क्या किया जाता है, रोड को इस साइड ढलान कर दिया जाता है, यानी कि इस जगह पे, ये जो इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, वो क्या किया जाता है, थोड़ा सा ढलान कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसका चक्का थोड़ा नीचे रहे, ताकि जब वो तेज़ी से इधर से मुड़े तो उसका जो अंदर का व्हील है वो बाहर की ओर ना चला जाए। यानी कि जैसे कि ये कार है, मान लो ये कार है, ये कार है। ठीक है, अगर ये इधर से जाएगा ना, ये इधर टर्न लेता है, तो ये जो अंदर के व्हील है ये क्या हो गए, फोर्स के कारण ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाहर की ओर आप सोच के देखना, अगर कोई कार तेजी से मुड़ती है तो क्या होता है, पीछे का जो इधर का पहिया होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। इसलिए क्या कर दिया जाता है, रोड के इस साइड को थोड़ा ढलान कर दिया जाता है, ताकि जो इस साइड का पहिया हो थोड़ा नीचे हो, तो जब इस पे बल लगे तो वो बाहर की ओर ना जा सके। ठीक है, तो पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल जितना याद रखना, अंदर की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस लिए घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही घूम रही है। और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसको बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर लगने वाला बल। बाहर की ओर लगने वाला बल क्या होता है, जैसे कि मान लो आप वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, इस पे जो बल लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। उसी के कारण कपड़े धुलते हो, क्या होता है, उसमें फोर्स बाहर की ओर लगता है। जैसे क्या होता है, कपड़े धुलते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स है। एक वॉशिंग मशीन हो गया, दूसरा जब हम लस्सी बनाते हैं, तीसरा जब मक्खन निकालते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल हो गए।
ठीक है, ये सब याद रखना। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, पिटल का मतलब पीट दो, अंदर की ओर, जो बल अंदर की ओर लगे उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बल बाहर की लगे उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल का क्या एग्जांपल था, जो हमारा अर्थ है सूर्य के चारों तरफ रोटेट करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कार जब किसी रोटेशन पे मुड़ती है, ये रोटेशन पे मुड़ती है, तो क्या होता है, जो व्हील्स है वो बाहर जाने की कोशिश करती है, इसलिए क्या होता है, रोड को एक साइड ढलान बनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, फोर्स पूरा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, आपका चैप्टर बाय चैप्टर करवा दूंगा, ताकि अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो बताए, और ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, जितना समझ में आए उतना ठीक है, जो नहीं है कमेंट करो। तो क्योंकि आपको साइंस नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना रेलवे में पूछा जा रहा है, आपको इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।